हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका करंट क्विज की इस श्रृंखला में और सीधे देखते हैं प्रश्नों पे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके पास है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका गठन ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए किया जाएगा। दूसरा है, यह पुलिस, साइबर सेल, बैंक, सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो और केवल एक और, न तो एक न तो दो। ध्यान दीजिएगा, इसका गठन किया गया है आपका जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और जो अनएक्सपेक्टेड मैसेज आते हैं, हम अगर उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कॉमर्शियल मैसेज या कॉमर्शियल कॉल्स आते हैं, उसको रोकने के लिए लाया जा रहा है। दूसरा है, यह पुलिस, साइबर सेल, बैंक, साइबर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करेगी। यह स्टेटमेंट भी आपका सही है और यहां पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होता है। यह न्यूज पीआईबी से लिया गया है। हाल ही में आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक डीडीआई का जो है क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं या जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो मोबाइल पर अनएक्सपेक्टेड मैसेज भेजते हैं, इस पर रोक लगाने की उन्होंने सख्त हिदायत दी थी और कहा था कि इसके खिलाफ आप कठोर और दिखने वाला कदम उठाइए ताकि लोग इससे परेशान ना हो। उन्होंने फिनेंशियल फ्रॉड की भी वहां पे चर्चा की थी। अब यहां पर देखोगे तो इसके लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को गठन करने की बात की गई है और यह डीआईयू की सहायता के लिए साइबर क्राइम पर इससे क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। जालसाज लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए उनकी बैंक डिटेल्स जो मांग के ठगी करते हैं, उस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। यह एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी डीआईयू। यह यूनिट पुलिस, साइबर सेल और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। ये आपस में मिलकर जालसाजों पर सिग्नेचर जो है शिकंजा कसेंगे। ओके, आइए दूसरा प्रश्न यहां पे जो आपसे पूछा गया है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह नीति स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना में संशोधन करती है। और दूसरा है, इस नीति का अनुसरण करने वाला सीबीएसई देश का पहला बोर्ड है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक नहीं दो। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या है, रॉन्ग है। यह न्यूज आज की अगर आप पढ़ोगे तो न्यूज में है एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है। ध्यान देना, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल नामक स्कूल है, जो इंटरनेशनल नामक एक स्कूली संस्था है जिसके पूरे भारत भर में क्या है, संस्थान है। तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल नामक स्कूली संस्था ने क्या किया है, सबसे पहले एनईपी पर आधारित अपना स्कूल का सर्कुलम बनाया है, उसके पाठ्यक्रम को डिजाइन किया है, इसलिए यह न्यूज आई है। यह सीबीएसई वाली न्यूज आपकी यहां पे स्टेटमेंट यहां पे क्या होता है, गलत होता है। अब यहां पर थोड़ी सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली से पहले थी वो 1986 में बनाई गई थी। 1992 में उसमें कुछ बदलाव हुए थे। वर्तमान नीति जो लागू हुई है यह के कस्तूरीनंदन समिति की अनुशंसा पर आधारित थी और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर आपके मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर आप देखोगे तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें यह लिखा गया है कि प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक का यूनिवर्सल एक्सेस, यानी 2030 तक यह कहा गया है कि 2030 तक 100% सकल नामांकन दर के लक्ष्य को हासिल करना है। कहां से, प्री प्राइमरी से 12वीं तक। दूसरी बात यह है कि प्रारंभिक शिशु विकास, देखभाल और शिक्षा, यानी 2025 तक 3 से लेकर 6 साल के बीच कि बच्चों को सभी को शिक्षा देने की यह क्या करती है, नीति बात करती है। जो 10+2 संरचना थी उसे चेंज करती है, 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना तैयार करने की बात करती है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, 2025 तक ग्रेड 1 से लेकर 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर ज्यादा जोर देने की इसमें बात की गई है। बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अधिमानतः, कक्षा 8 तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। बोर्ड परीक्षा में इसमें सुधार करने की बात की गई है। आगे अगर आप शिक्षा नीति को देखोगे तो इसमें कहा गया है हम एक परख, ध्यान देना, परख शब्द है जिसका नाम है नया राष्ट्रीय
मूल्यांकन केंद्र। सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में परख की स्थापना की जाएगी। समान और समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, अर्थात जिसमें मेल और फीमेल में कोई अंतर न हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच में कोई अंतर न हो। वहीं पर शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक भी तय करने की बात कर रही है और यह करिए कि एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का एक सामान्य मार्गदर्शन सेट 2020 तक विकसित किया जाएगा। उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए मानक और व्यवस्था और मान्यता की बात करती है। व्यवसायिक शिक्षा की यदि बात करें तो 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा से अभिसिंचित या उनको रूबरू कराने की बात की जा रही है। अगर नए भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आता है, जैसे उच्चतर शिक्षा की अगर बात की जाए तो उच्चतर शिक्षा में यहां पर कहा गया है कि 2035 तक क्या करना है, आपकी लिटरेसी यानी व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ा के 50% के स्तर पर बढ़ाना है। यानी सकल नामांकन दर 2050 तक आपको क्या करना है, बढ़ाकर 50% पर ले जाना है, जो 2018 में 26.3 के स्तर पर था। स्नातक की डिग्री का पुनर्गठन होगा और यह डिग्री 3 या 4 साल की होगी। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की बात की जा रही है। तर्क संगत संस्थागत वास्तुकला की स्थापना होगी और इसमें 2040 तक 3000 से अधिक छात्रों को शामिल करने की बात की जा रही है। और आपको पता है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इस बार के बजट में हो चुकी है। इसके बाद आप देखोगे तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई है और इसमें यह कहा गया है कि सकल अनुपात को 50% तक बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है। उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थाओं के साथ भारत का क्या होगा, मिलकर काम करेंगे और भारत के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे आप देखोगे तो इसमें तमाम बातें हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में वहां पे चर्चा की गई है, उसे आप नोट्स में जरूर देख लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आज के न्यूज़पेपर को आपने देखा होगा तो लिपार्ड पॉपुलेशन ट्रैकिंग गेट्स न्यू अप्रोच। जो भारतीय तेंदुए होते हैं, इनको ट्रैकिंग करने में या इनकी गणना करने में एक समस्या आती थी कि इनके जो पदछाप होते थे वो जल्दी मिट जाते थे या ब्लैक पड़ जाते थे। तो जो तकनीक हमारे पास थी उससे उसकी गणना नहीं हो पाती थी। तो हाल ही में कुछ एनजीओ और अमेरिका की एक संस्थान ने इसकी गणना के लिए एक बेहतर टेक्निक डेवलप की है, इसलिए आज यह न्यूज में है। इसीलिए यहां पर यह प्रश्न दिया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में, पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर रहने वाली बड़ी बिल्लियों में से एक है। यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में आती है, यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हाल ही में विशेषज्ञों ने उनकी संख्या का अनुमान लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है। आपको यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा। उपर्युक्त कथनों में से केवल 1 या 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और फिर आपका क्या होगा, केवल 3। तो ध्यान देना, इसमें यह जो है वल्नरेबल सेक्शन में है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होता है, सही होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वन्यजीव विशेषज्ञों को लंबे समय से तेंदुओं के घनत्व का आकलन करने चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जहां तक कुछ चित्तेदार बिल्लियां मिलेनिस्टिक या काली होती हैं। 3 संगठनों, जिनमें से एक असम आधारित संगठन अरण्यक है, क्या है, अरण्यक है, कि विशेषज्ञों ने एक ऐसी प्रणाली इजाद की है जो रोसेट और मेलानिस्ट के मिश्रण को बनाए रखने वाले क्षेत्रों में तेंदुए की आबादी का सही तरीके से क्या करेगा, गणना कर पाएगा, उससे मदद मिलेगी। यह आपका तेंदुआ है, द हिंदू से यह खबर ली गई है। भारतीय तेंदुआ जो है तेंदुए की एक उप प्रजाति है, ध्यान देना, पैंथेरा पैरेडस फुकेसा बोला जाता है, जो व्यापक रूप से भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है। आगे अगर आपको दिखाया जाए तो यह भारतीय महाद्वीप में रहने वाली बड़ी बिल्लियों में से एक है और यह IUCN की रेड डाटा लिस्ट के वल्नरेबल श्रेणी में यानी सुभेद्य समूह में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं आता है। इसलिए आपका वो स्टेटमेंट वहां पर गलत था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में सबसे ज्यादा संख्या में तेंदुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहां पे आपको होगा कि नाइजीरिया की जो पूर्व वित्त मंत्री थी, उन्हें WTO का क्या किया गया है, नया DG बनाया गया है और इसके लिए यहां पर यह प्रश्न दिया गया है। यहां पे प्रश्न है, एक तरफ विश्व संगठन है, WTO है, IDA है, IMF है, IBRD है, दूसरी तरफ इन संगठनों से है कि अल्पकालिक शेष भुगतान की समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी भुगतान शेष की समस्या के समाधान के लिए। इससे अगर आप मिलाओगे तो IMF होगा। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का निकाय क्या होगा, WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
सॉफ्ट लोन की पूंजी किसे कहा जाता है? आईडीए को कहा जाता है, और आईबीआरडी जो है आपकी पुनर्निर्माण बैंक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, और 3 के बाद 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 हमको देखना है कहां पे मिल रहा है, 2 3, और आपको यहां पे क्या होगा, डी के नीचे 4 होना चाहिए, 2 3 1 4, यानी आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको क्लियर कर लीजिएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन जो है क्या है, वह वैश्विक व्यापार को रेगुलेट करने का एकमात्र जो है वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय संगठन है। अब इसको देखोगे कि इसमें समझौते जो होते हैं, इसके मूल तत्व होते हैं जो व्यापारिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है उसका समाधान होता है। वर्तमान में इसके 160 से ऊपर देश हैं, लगभग 164 इसके सदस्य देश हैं और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। और इसमें अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो 189 हैं देश हैं, और ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, इसका गठन ब्रेटन वुड्स में हुआ था, जो भुगतान शेष की समस्या के समाधान के लिए कर्ज देता है। आईबीआरडी की बात किया जाए तो यह जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रीस्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्निर्माण के लिए क्या करता है, ऋण देता है। और आपको यहां पर याद करना है कि नाइजीरिया की जो वित्त मंत्री थी उन्हें डब्ल्यूटीओ का नया डीजी बनाया गया है, और इसलिए यह संगठन यहां पे क्या है, चर्चा में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपराज्यपाल के संदर्भ में किरण बेदी मूव्ड एज पुडुचेरी एलजी तेलंगाना गवर्नर टू होल्ड चार्ज, अर्थात जो है यहां पे किरण बेदी जो पुडुचेरी की क्या थी, उपराज्यपाल थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उन्हें उनके पद से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। और तेलंगाना के गवर्नर को इसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वहां की जो राज्य सरकार थी पुडुचेरी में, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये वहां के विकासात्मक कार्यों को नहीं होने दे रही है, लोकतंत्र की वहां पे हत्या हो रही है, और डिक्टेटर की तरह वहां के कार्यों को क्या कर रही है, रोक लगा रही है। एक लंबे समय से वहां की स्थानीय राज्य सरकार और एलजी के बीच में विवाद चल रहा था। तो राष्ट्रपति जो है जो आपके कोविंद जी हैं, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें जो है हटाया गया है, और इसके आधार पर यह प्रश्न बना है। उपराज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, यह आपको बताना है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल को अनुच्छेद 156(1) के तहत हटाया गया है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनुच्छेद 239 को पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपालों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल को अनुच्छेद 156(1) के तहत हटाया गया है, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि जो उपराज्यपाल होंगे या राज्यपाल होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारित करेंगे, अर्थात जब राष्ट्रपति का उसके क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा, वो अपना पद छोड़ देंगे। इसलिए यहां पर आपका दोनों स्टेटमेंट क्या होता है, राइट होता है। और यहां पर देखते हैं इसकी व्याख्या को, बिल्कुल सही व्याख्या है। सी क्या है, अनुच्छेद 156(1) अगर देखोगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच परस्पर संबंध के तौर पर संविधान में अनुच्छेद 155 है, और 156(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा या प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना क्या करता है, पद को धारित करता है। और इसी 156(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने हाल ही में क्या किया है, वहां के उपराज्यपाल को हटाया है। और यहां पर आप देखोगे तो ये चीजें थी, आज के करंट के क्वेश्चन थे। करंट के क्वेश्चन के साथ जो आपको व्याख्या दी जा रही है वो व्याख्या आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपकी तैयारी में इससे मदद मिल रही होगी। इस सत्र को शेयर और लाइक करना न भूला करें, और साथ में ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।